देखो, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, तो ब्रह्मोस के साथ दूसरा नाम एक और चर्चा में था, वो था फाल्के शर्मा का। फाल्के शर्मा जी फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में लिटरली पाकिस्तान को रोस्ट किया था। ऐसा नहीं था कि जैसे हमारा ये गोदी मीडिया चिल्ला रहा था भारत की सेना घुसेगी या पाकिस्तान ने ये कर दिया, नहीं वैसा नहीं। जो लॉजिकल रिपोर्टिंग इन्होंने करी है और पाकिस्तान को रोस्ट किया है, वो वीडियोज अपने आप में काफ़ी देखने वाली थी एकदम से। खासतौर से इन दिनों में जो फाल्के शर्मा है वो काफ़ी चर्चा में रही है। खैर, एक वीडियो की और वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने खालिस्तान के मसले के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज को रोस्ट ही कर दिया इंटरव्यू के चक्कर में। तो बात करेंगे इसके बारे में। पहले ये वीडियो देखते हैं, ऋषभ की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है इनकी, तो वीडियो देख के आई होप आपको भी मजा आएगा। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखते हैं, साथ साथ इसका डीप एनालिसिस भी करेंगे। फाल्के शर्मा ये इंटरव्यू कर रही थी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर सफनीत संघ का। इस इंटरव्यू में इन्होंने इतने बढ़िया सवाल पूछे। हालांकि ये इंटरव्यू मेरी नजरों के सामने भी नहीं आया और आया नहीं, के सामने नहीं वेरी आया। रिसेंटली आया। वो मार्च के आसपास का है, 2025 नहीं मार्च का, और अब चल रही है जून। लेकिन इंटरव्यू में बहुत ही प्यारे सवाल पूछे थे, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। एक तो इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू है कि लैंग्वेज का इशू है। किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, और किसी को और डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो नहीं आती। तो कहीं ना ऐसे जो अच्छे जर्नलिस्ट के इंटरव्यू होते हैं वो मिस हो जाता है। इस इंटरव्यू में तगड़ी चीज क्या हुई वो बताता हूँ मैं आपको। फाल्के शर्मा ने सवाल पूछा न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से कि आप जो है आपके यहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट्स को, सेपरेटिस्ट्स को, जो ये खालिस्तान बनाने की मांग करते रहते हैं, इनको आप एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हो कि ये पनपते हैं वहाँ पे इन्होंने रेफरेंडम भी कर लिया। रेफरेंडम मतलब ये होता है कि और वोट डालो कि आपको खालिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए। वोट कौन डाल रहा है, क्या डाल रहा है, सो मतलब नहीं है, बस डालो। फालतू का प्रोटेस्ट होता है एक तरीके का दिखाने का। तो फाल्के शर्मा का सवाल था कि भाई आपने ऐसे करके अलाउंस दे रखी है और यही जो खालिस्तानी ग्रुप है, ठीक है, यही टेरर एक्टिविटीज करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया ने ऑलरेडी SFJ जो है, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप जो है, उसको ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रखा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है उसने ये ग्रुप फाउंड किया था और उसने कई बार तो एयर इंडिया को थ्रेटन कर दिया कि भाई एयर इंडिया उड़ा दूंगा। कई सारे पॉलिटिशियंस को थ्रेटन कर दिया हमारे नेताओं ने। लेकिन हुआ वो कई सारे शामिल है जो इंडिया के अंदर हुई है, या तो मंदिर के आसपास या गुरुद्वारे के आसपास या कहीं ना कहीं हुई है बॉम्बिंग ऐसी, उसमें उनका सीधे सीधे रोल है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आप उन्हें क्यों पनपने देते हो? तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके आगे से रिप्लाई क्या आया? बहुत ही बेसिक ऑब्वियस सा रिप्लाई था जो वो हमेशा देते रहता है। सीधी दवाई ये देश है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करता है। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्ड का यूज हुआ ना है, इसकी आर्मी खालिस्तानी बहुत कुछ कर रहे हैं। कनाडा हो, USA हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कोई भी बोल सकता है। आगे देखते हैं वीडियो, फिर मैं बात करूंगा क्योंकि मुझे पता अल्लाह रिप्लाई क्या है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। जब तक कोई ग्रुप जो है या कोई लोग जो है वो कोई वायलेंट नहीं हो रहे या फिर हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हो रहे, तब तक हम उन्हें अलाउ करते हैं कि वो जो चाहे जैसे चाहे वो बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी। तो एट द सेम टाइम फाल्के शर्मा ने ये नहीं करा कि भाई चलो हो गया इंटरव्यू, इसमें बस एक सवाल पूछना था, पूछ गया। ऐसा नहीं, फाल्के शर्मा पूरी तैयारी के साथ आई थी कि हाँ इस टाइप का रिप्लाई आने वाला। आगे से फाल्के शर्मा ने बोला कि भाई अगर ISIS या फिर अलकायदा या जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको जन्म देने में फंडिंग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडिंग यहाँ ही आई, तो उसमें क्या आप इन टेररिस्ट ग्रुप को अलाउ करोगे अगर इनके कोई पॉलिटिकल ग्रुप बन जाए जो हथियार नहीं उठाते, जो लड़ाई झगड़े नहीं करते, सिर्फ बातचीत करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनका, तो क्या आप उन ग्रुप को अलाउ करोगे न्यूजीलैंड के अंदर? तो फिर उनका जो रिप्लाई था वो एकदम से गूंगे आ गए। वो रिप्लाई उस तरह तरीके से आया कि हमारा एक स्ट्रक्चर है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, फालतू की बात है। उसके बाद अब इस सवाल में तगड़ा क्या है, देखो मैं ये मेन चीजें समझा रही थी। क्योंकि जो फाल्के शर्मा है अब उन्होंने न्यूजीलैंड की PM से सवाल पूछ लिया और ये जो मेजर इशू है इसको बता दिया। ठीक है, 2025 की बात है, अभी मार्च। तो बड़ा क्या है इसमें सवाल में, बड़ा क्या है? क्योंकि वहाँ के जो PM है उनको तो पता ही है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ फाल्के शर्मा ने सवाल करने की वजह से चेंज कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आजकल के जो स्ट्रेटेजिक तरीके हैं, अभी इनकी वीडियो पेंडिंग है, इस तरीके के रिप्लाई में ऐसे जयशंकर साहब से एक्सपेक्ट करता रहता। वो करते हैं भाई, क्या दमदार अप्लाई करते हैं यूरोपियन कंट्रीज को। जैसे उन्होंने कहा था ना कि आप लोग रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, जब ये यूक्रेन वाला जो स्टार्ट हुआ था तो कितना सॉलिड रिप्लाई आया था कि ओके हम रशिया से तेल ले रहे हैं, उसकी आपको प्रॉब्लम है, तो जो यूरोपियन कंट्रीज रशिया से गैस इम्पोर्ट कर रही है उसका क्या? तो इट्स टाइम टू टीच देम अ लेसन कि ऐसा नहीं कि अगर हमारे देश की कोई प्रॉब्लम है तो वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। और अब ऐसा नहीं होगा कि यूरोप की प्रॉब्लम को हम अपनी भी समझें। देखो टिट फॉर टैट चलेगा, वाइस वर्सा है। अगर यूरोप को किसी चीज़ से दिक्कत है और यूरोप चाहता है कि भारत को भी उससे दिक्कत हो, कि यूरोप होगा, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी होगी जी, USA वगैरह या इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह,
अगर ये चाहते हैं कि अगर उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो तो भारत को भी उस चीज़ से प्रॉब्लम हो, देन भारत को जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उनको भी उस चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यूरोप के प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड, बट द प्रॉब्लम्स ऑफ एशिया, द साउथ एशिया रीजन ऑफ एशिया, स्पेशली हमारे इंडिया की देख लें सब कॉन्टिनेंट की, जो हमारी ये प्रॉब्लम है तो यूरोप भी ये समझे कि वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है, ये जरूरी है। उसके तरीके देखते हुए बहुत ही बढ़िया स्टेप होता है। आपको याद होगा कनाडा में क्या हुआ ना, कनाडा की गवर्नमेंट ने, जब जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने सीधे सीधे इंडिया को ब्लेम कर दिया था हरदीप निज्जर की डेथ के बाद कि भाई इंडिया जो है गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई कंट्री ऐसा नहीं करता। और जब उनसे एविडेंसेस मांगे गए तो एविडेंसेस वो दे नहीं पाए, कुछ भी कोई एविडेंस नहीं दे पाए। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। देखो, पहली चीज़ तो डिस्क्लेमर के लिए कि भाई अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि उसका कोई रोल नहीं था तो नहीं था, बात खत्म। ठीक है, खत्म नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई गवर्नमेंट या कोई कंट्री के लोग जो है वो कोई ऐसा एक्शन लेते हैं ना किसी और कंट्री में कि भाई सेपरेटिस्ट को टारगेट करना कि वो नुकसान पहुंचा रहा है या वो हमारे कंट्री में किसी टाइप की बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था, तो उससे एक टाइप काइंड ऑफ अ रिवेंज या फिर काइंड ऑफ अ जस्टिस कोई ऐसा करने की कोशिश भी करेगा ना कंट्री, वो कोई एविडेंसेस नहीं छोड़ता। वो ऐसी कोई भी चीज़ जोड़ेगा जिससे उसका कनेक्शन उससे प्रूव हो सके। तो कोई भी कंट्री इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो सीधे सीधे भी बचेगा ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ले। तो जस्टिन ट्रूडो ने ये सारी चीज़ें क्यों करी कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, ये है वो है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में था। उसके पीछे जो लोग खड़े थे वो उसको फोर्स करते थे। ऊपर से वोट बैंक का अपीजमेंट कि भाई ये फलाना वोट जो है ये हमें मिलता है तो हमें इसे खुश करने के लिए ये करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नरेटिव था ये पूरे कनाडा का नहीं था, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब आप इमेजिन करके देखो ना यार, कनाडा के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से। कनाडा में ले दे के मैक्सिमम 2% सिख पॉपुलेशन है, 2% हिंदू पॉपुलेशन है, और उसमें भी ये पॉपुलेशन भी ऐसी है जो इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती, इसीलिए कनाडा गई है पढ़ने लेते हैं जो भी सिचुएशन। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 99% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिसको ना तो खालिस्तान के इशू से कोई लेना देना है, ना ही ऐसे किसी और इशू से कोई लेना देना है। तो ऐसे टाइम पे इंडिया ने किस तरीके से ऑपरेट किया? इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, कनाडा जो है अगर हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो हम उनके डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर देते हैं, उनको छोड़ो, जाने दो। उनके डिप्लोमेट्स हटा दिए, कनाडा से हमारे रिश्ते टूट गए, काफ़ी कुछ हो गया यार। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ? जस्टिन ट्रूडो हट गए गवर्नमेंट से, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। चेंज होने के बाद में G7 की समिट होने वाली है कनाडा के अंदर, और G7 कंट्रीज़ में इंडिया नहीं आता है, वेस्टर्न कंट्रीज आते ज़्यादातर। उन्होंने इंडिया को स्पेशल गेस्ट की तरह इन्वाइट किया। हालांकि इंडिया पहले से ही इन्वाइट होता हुआ आया है G7। हाँ, पहले ये शोर काफ़ी था कि इंडिया को इन्वाइट नहीं किया, काफ़ी न्यूज़ भी चर्चा में रही थी, लेकिन उसके बाद भी उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हाँ नरेंद्र मोदी साहब हम G7 के लिए कनाडा में जाएंगे। बट अब वहाँ पे जो प्लान्स कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी लोग ऐसे जानकार है जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हैं, मैं इनके बीच घुसा हूँ अंदर तक, तो दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। या तो नरेंद्र मोदी साहब के काफिला जो है उसके आगे प्रोटेस्ट होगी, कुछ बड़ा करने वाले हैं। अभी तो ये कॉन्वेंट है जो कनाडा की, उसके ऊपर दबाव बना रहे, लेकिन धीरे धीरे अब जो चीज़ें और बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका प्लान है एक कि जहाँ जहाँ से नरेंद्र मोदी गुजरेंगे हो सकता है वो रास्ता भी ब्लॉक करें। कुछ मेरे पास इनपुट ऐसे आए हैं स्पेशली कनाडा के लिए। लेकिन फिर उन्होंने भी किया है। आप सोच सकते हो कि अगर जस्टिन ट्रूडो की ही गवर्नमेंट होती है, कनाडा के सारे इतने रिश्ते खराब होने के बाद में इंडिया को इनवाइट करा जाता, लेकिन किया गया क्यों? गवर्नमेंट चेंज हो गई। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट चेंज होते होते भी ये बात बोल के ये मेजर इशू बना था कि इंडिया और कनाडा का जो है रिलेशन खराब हुए हैं मीडिया में, ग्लोबल मीडिया। और जब ये इशू बना था उसके बाद में G20 समिट हुई थी इंडिया के अंदर, और कनाडा जो है सारे लोग आए फिर इंडिया पे G20 समिट में, और सारे कंट्रीज आए, और साथ में इंडिया ने कनाडा के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग वगैरह नहीं करी, उसको आइसोलेट कर दिया। तो एक तरीके से ये कहने का मतलब ये है कि जब पालकी शर्मा जैसे लोग खड़े होके इन बातों को बोलते हैं ना, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कोई चेंज आता है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे ये बताया जाता है न्यूजीलैंड के लोगों को और वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे सपोज करूँ न्यूजीलैंड में कोई पार्टी इंफॉर्मेशन वैसे कनाडा में कोई पार्टी रूल कर रही थी जस्टिन ट्रूडो के सम टाइप। इंडिया ने स्ट्रांगली रेसिस्टेंस शो करा, मेनली होता है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस। इंडिया ने बोला कि हम बर्दाश्त करेंगे तुम्हारी हिपोक्रेसी, तुम ISIS और अलकायदा को अलाउ करोगे ये सब करने के लिए? नहीं करोगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारी हिपोक्रेसी। इससे क्या होता है कि जो पार्टी वहाँ पे पावर में नहीं होती, स्पेशली कंजर्वेटिव पार्टी या और पार्टीज, वो सीधे सीधे इस टॉपिक को उठाती है कि भाई देखो खालिस्तान का मुद्दा हमारे देश के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं क्या खालिस्तान क्या नहीं खालिस्तान, और फालतू में हम अपने जो रिश्ते हैं वो इंडिया के साथ खराब कर रहे हैं ऐसे टॉपिक के लिए जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब ये सारी बातें होनी शुरू होती है ना,
तो वहाँ की जो पब्लिक है उसकी पब्लिक की आंखों में ये बातें आनी शुरू होती हैं कि हमारा देश कैसी कैसी चीज़ों में, या फिर खालिस्तान जैसे इशू जो इंडिया में मेजर इशू हैं वहाँ पे हम ज़बरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं और इसका जो खामियाजा है वो हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। जब ये बातें सामने आती है ना तो फिर ये धीरे धीरे कंट्रीज पीछे अपना शुरू होते हैं। आज के टाइम पे खालिस्तान का इशू अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती है उसमें। यूएसए को फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यूरोपियन कंट्रीज को फ़र्क पड़ता है, वो भी फ़र्क नहीं पड़ता उनको। बस ये है कि इंडिया रशिया के क्लोज जाने की कोशिश ना करे, जाएगा तो फिर हम खालिस्तान जैसे मुद्दों को उठा के लेके आएंगे ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इस चीज़ के पास ऐसा प्रेशर पड़ेगा कि चाबी रखी गई है कि सिर्फ रशिया नहीं, अगर कल इंडिया डेवलप भी होता है तब भी ये चाबी रखी है यूएसए ने हर जगह कि मान लो चाइना के पीछे भारत को लुका दिया, भारत के पीछे पाकिस्तान को लुका दिया, तो हर देश की चाबी रखी है उसने ताकि वो सुपर पावर बना रहे। मेन रोल यूएसए के। फिर इंडिया मजबूर हो जाएगा कि वो रशिया के साथ ज़्यादा दोस्ती ना बनाए। लेकिन एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड, कनाडा तो चलो ठीक है मान भी लेता है, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी कंट्री को कहाँ ज़रूरत पड़ रही है ऐसी चीज़ों की। अब इमेजिन करो इस चीज़ को, न्यूजीलैंड को क्या फ़र्क पड़ता है। न्यूजीलैंड ना तो जियो पॉलिटिकल वॉर में सम्मिलित है, ना उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि इंडिया रशिया कितना क्लोज जा रहा है कितना क्लोज नहीं जा रहे हैं। फिर वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के अलायंस में रहता है। जैसे एक है 5-5 इंटेलिजेंस। 5-5 इंटेलिजेंस मतलब यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इन पांचों कंट्रीज की एक यूनियन है कि ये अपनी जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इसीलिए इनको एक दूसरे के साथ अलाइन भी होना पड़ता है कई सारे टास्क में। जैसे खालिस्तान का इशू, इसमें सारे इंटेलिजेंस को अलाइन होना पड़ता है और फिर रेफरेंडम हो रहा है तो इन सारे कंट्रीज में आपको रेफरेंडम मिलेगा। जाके आपको चाइना के अंदर कोई रेफरेंडम नहीं मिलेगा, चलो चाइना में तो पॉपुलेशन भी नहीं है, यही में आपको रेफरेंडम वगैरह चीजें मिलेंगी खालिस्तान इशू को लेकर। लेकिन जब इंडिया रेसिपी शो करता है, इंडिया कहता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम कर रहे हो, तो उनके कंट्री में इस बात को लेकर बातचीत होती है कि भाई ये टॉपिक जो है खालिस्तान जैसे टॉपिक्स जो है वो यूएसए के काम आते हैं, हमारे न्यूजीलैंड के काम नहीं आते। कनाडा सोचेगा हमारे काम नहीं आते, यूरोपियन कंट्रीज में भी कुछ कंट्रीज सोचेंगे हमारे काम नहीं आते, हम ज़बरदस्ती इसको कुछ क्यों कर रहे हैं। इससे हमारे इंडिया का फ़ायदा ये होता है कि इंडिया में खालिस्तान जैसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके मूवमेंट का जो पैटर्न है वो वीक पड़ता है और इसमें पालगी शर्मा जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उससे मतलब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं होगी। इंडिया एज अ कंट्री और इंडियन गवर्नमेंट के जो नैरेटिव होता है उसको पुश करें, उसको सपोर्ट करें। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि पाकिस्तान का जो रोल है वो ऐसी सवालों में बिल्कुल ऐसे पत्रकारों की जरूरत है, ना कि हमें उनकी जरूरत है जो बहुत नहीं है, जो चिल्लाते रहते हैं। टीवी पर उनका नाम नहीं लूँगा, ये हो गया वो हो गया। अभी पत्रकारिता की दुनिया में पार्की शर्मा, मेजर गौरव है, वो डिफेंस के काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, जब ये वॉर हुई थी तो शायद उनका कोई फौजी खून शुरू अंदर से हो गया होगा। ये उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी करी है जो शायद मेरी नज़र में नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी ओवरऑल तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर प्ले कर सके, इन्फॉर्मेशन खेल सके, इन्फॉर्मेशन के साथ खेल सके। अजय शाह के साथ अपना काम कर ही रहे हैं, तो साथ साथ ही मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी इसके बारे में। बाकी हमें भी थोड़ा सा बीइंग इंडियन खुद को डेवलप करना होगा, एजुकेट करना होगा इन सब चीज़ों को लेकर। खालिस्तानी वो लोग हैं जो 90s के टाइम पे कनाडा चले गए, यूएसए चले गए जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। वो गलत था, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वो एक सिन था, भारत के इतिहास में ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो पाप था, वो बिल्कुल गलत था जो ऑपरेशन हुआ। भिंडरावाले को कवर करना था तो किसी और तरीके से कवर किया जा सकता था, उसको आइसोलेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार बनाने के चक्कर में देश को तोड़ना कि फिर ये खालिस्तान वर्ड पैदा किया गया उस समय की हमारी गवर्नमेंट द्वारा ही। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है। अब उसका फ़ायदा पाकिस्तान आज तक उठा रहे हैं, जो मिस्टेक है। जैसे जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा वो यूएन में गया था ना, उसका फ़ायदा पाकिस्तान आज तक उठा है। तो एक गवर्नमेंट की मरी मैं यही कहूँगा कि कभी खामियाँ रहेंगी। खैर छोड़ो, वो अभी जो न्यू जनरेशन जा रही है, मैं पंजाब में देख रहा हूँ कुछ पार्टिकुलर डेज है, काफ़ी खालिस्तानी प्रोटेस्ट होते हैं, ये है वो है ये है वो है, 2 दिन बाद बैठ जाएगी। मैं बता रहा हूँ ये ना पंजाब की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है। ये भी एक रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं खुद पंजाब से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पर स्पेशल मैं बोलूँ IAS PCS ऑफिसर बनाने का इंस्टीट्यूट नहीं है कोई, लेकिन IELTS करके बाहर जाने का है। दूसरा, इनके टच में लोग क्यों होते हैं खालिस्तानियों के? एसाइलम जो होता है ना, एसाइलम कि
अगर हम भारत सरकार के खिलाफ बोलेंगे, खालिस्तान का 2-3 बार झंडा उठा दिया। काफ़ी सुनकर ऐसे हैं जिन्होंने खालिस्तानी नाम लिया कि मैं खालिस्तानी नहीं हूँ, बाद में पता चला कि वो तो कनाडा जाके शिफ्ट होगा, उसके बाद उसका एक भी गाना नहीं आया खालिस्तान के लिए। वहाँ पे शो करते कि देखो जी गवर्नमेंट से मेरे इंडियन से मुझे खतरा है, तो आप मुझे असलम दो, मुझे रखो। और वो गोरे अरे 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 आजो 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 आजो, पागल है गोरा, तो उसने रख लेना जो है। लेकिन अगर उसी गोरे के सामने ISL कहता की बात करेंगे, फिर वो बोले बारे नहीं इस्लामोफोबिया सटा जो भी वो वर्ड यूज़ करते हैं। खैर, आई होप आपको डिटेल में चीज़ समझ आई होगी, कुछ तो शुक्रिया समझा दी, कुछ मैंने बता दिया आपको। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।